जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो कैसे हैं? चलिए चलते हैं, अपने सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम 8.1 के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे थे, जहां पर 12th जो प्रश्न संख्या है दोस्त 8.1 का, वहां पर हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था। अब आइए बाकी के बचे हुए क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं। चलिए सेशन को शुरू होने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। चलिए आइए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जरा देखिएगा ध्यान से। ये प्रश्न थे और हमने जस्ट इसके पीछे वाले सेशन को अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पर हमने पहला प्रश्न जो एंगल ए और एंगल बी को बराबर करना था उसे हमने कर रखा है। अब बारी है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, अपना चित्र बना लेंगे। दोस्त। चलिए जरा देखिएगा, एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, इस प्रकार है ABC और D है, और हमने इसे क्या किया था, एक रचना किया था इस प्रकार, और ये एक बिंदु पर काटा था जिससे हमने ई नाम दिया था। और इसके साथ ही हमारा दिया हुआ था, क्या क्या दिया हुआ था दोस्त, जरा ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। AB पैरेलल है CD के, और दिया हुआ है AD बराबर है BC के। AD बराबर है BC के, ये सब चीज़ें दिया हुआ है। चलिए आइए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पहला प्रश्न जो है एंगल ए और एंगल बी, ये हमने सिद्ध कर दिया था या दर्शा दिया था। पीछे का वीडियो देखिएगा, वहाँ पर यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। अब समय है हमारा सेकंड क्वेश्चन का। एंगल सी और एंगल डी को बराबर करना है। एंगल सी और एंगल डी को क्या करना है दोस्त, बराबर करना है। चलिए आइए करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। जरा ध्यान से समझिएगा दोस्त। AB पैरेलल है, AB पैरेलल किसके है, CD के। ये चीज़ क्या है, दिया है। ये चीज़ क्या है दोस्त, दिया है। अब जरा गौर से देखिएगा, क्या यह एंगल और यह एंगल और यह एंगल, क्या हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री? या समझिएगा ध्यान से, क्या हम एंगल A प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या हो जाएगा, एक ही ओर के अंतःकोण। क्या हो जाएंगे दोस्त, एक ही ओर के अंतःकोण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक ही ओर के अंतःकोण। जरा ध्यान से देखिएगा, एंगल A किसके बराबर है, एंगल B के। एंगल A किसके बराबर है, एंगल B के। एंगल A और एंगल D 180 डिग्री होंगे। ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि अभी एक ही ओर के अंतःकोण है। क्या है दोस्त, एक ही ओर के अंतःकोण है। ये और ये पैरेलल हैं, यानी समांतर हैं। इसके कारण क्या हो रहे हैं, एक ही ओर के अंतःकोण हो रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ से हम एंगल A बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल D फर्स्ट करके आ रहे हैं दोस्त? ध्यान समझिएगा, हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया है किस प्रकार एंगल A और एंगल B आपस में बराबर है। अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम सेकंड क्वेश्चन जो 12 क्वेश्चन जो प्रश्न संख्या 12 है उसका दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। चलिए ये समझिएगा, हमने AB और CD को पैरेलल लिखा है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ दिया हुआ है आपके प्रश्न में। एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? एक ही ओर के अंतःकोण है। ये और ये कैसे हैं, यह और ये आपस में पैरेलल हैं, तीसरी रेखा कट कर रही है, तो यह एक ही ओर के अंतःकोण है। चलिए आइए उसी प्रकार जरा ध्यान से देखिएगा, क्या एंगल
बी प्लस एंगल सी बराबर भी लिख सकते हैं, और इसमें भी क्या लिख सकते हैं, ए कहीं और के अंतःकोण। रीजन क्या होगा, ए कहीं और के अंतःकोण। क्या यहाँ पर जिस प्रकार हमने यह किया है, एंगल बी बराबर 180 डिग्री माइनस सी, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई समस्या नहीं है। सी को हमने इधर लिख दिया है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या समीकरण फर्स्ट एंड और समीकरण 2 का तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जब तुलना करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये ए और बी अकॉर्डिंग टू पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न के अनुसार एंगल ए और एंगल बी क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। क्या करेंगे दोस्त, हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। इसके आगे क्या करेंगे, पहला प्रश्न अनुसार, पहला प्रश्न के अनुसार एंगल ए बराबर एंगल बी, हमने इसको सिद्ध किया हुआ है, दर्शाया हुआ है। चलिए यहां से उठाइए फर्स्ट और सेकेंड, क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी क्या है, बराबर है। एंगल ए और एंगल बी क्या है, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन समीकरण फर्स्ट बराबर समीकरण सेकेंड। क्यों किया, ध्यान से समझिएगा क्यों किए हैं, क्योंकि पहला प्रश्न अनुसार हमने एंगल ए और एंगल बी को क्या किया है, बराबर किया है। तो एंगल ए पहला समीकरण एंगल ए और दूसरा समीकरण में क्या है, एंगल बी, तो दोनों को आपस में बराबर करेंगे। तो पहला समीकरण लिखेंगे, ये पूरा पहला है समीकरण है, तो एंगल ए बराबर लिखेंगे, एंगल ए कितना है, 180 डिग्री। यहाँ पर फर्स्ट समीकरण एवं सेकंड समीकरण एवं में लिख दीजिए, तभी ठीक होगा। एंगल ए के जगह एंगल ए का वैल्यू लिखेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल डी बराबर एंगल बी के जगह एंगल बी का वैल्यू रखेंगे 180 डिग्री माइनस सी। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये माइनस माइनस भी कट जाएगा। फाइनली क्या निकल कर आ जाएगा, एंगल डी बराबर एंगल सी। क्या निकल कर आ जाएगा दोस्त, एंगल डी बराबर एंगल सी, एंगल डी बराबर एंगल सी। एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयत्न किए हैं दोस्त, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब का दिमाग बार बार यहाँ पर अगर जा रहा होगा कहीं कि एंगल ए कैसे कर दिए हैं, डायरेक्ट एंगल सी और एंगल डी कर रहे हैं सर, नहीं दोस्त, ये हमने पिछले लेक्चर में कर दिया है। अब जाकर पिछला सेशन देखिएगा, यानी कि 15वां जो लेक्चर है चतुर्भुज का, वहाँ पर देखिएगा, ये हमने एंगल ए और एंगल बी को बराबर किया हुआ है। तत्पश्चात हम एंगल डी और एंगल सी को बराबर कर रहे हैं। चलिए आइए चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, इसे मिटाते हैं। मिटाया जाए, बिल्कुल। चलिए आइए समझिएगा जरा। चलिए आइए समझिए जरा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखेंगे, एक बार ध्यान से देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी को सर्वांगसम करना है ट्रायंगल बी ए डी के साथ। किसके साथ, बी ए डी के साथ। और चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि ए सी विकर्ण बी डी के बराबर हो, यह आप कीजिए। यही है 4 क्वेश्चन है दोस्त, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। जरा ध्यान समझिएगा, अगर तीसरा क्वेश्चन हम कर देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम कर देते हैं अगर बी ए डी के साथ, तो क्या हम सी पी सी टी के साथ, सी पी सी टी के कारण ए सी बराबर बी डी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब कि हमें सिर्फ तीसरा प्रश्न करना है। अगर तीसरा प्रश्न जैसे ही हो जाता है, तत्पश्चात हम आराम से सी पी सी टी का अनुसरण करते हुए लिख सकते हैं ए सी बराबर होगा बी डी के। चलिए आइए सबसे पहले तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं और उसे करने का प्रयत्न करते हैं। करना क्या है, ट्रायंगल ए बी सी को सर्वांगसम करना है ट्रायंगल बी ए डी के साथ। जरा समझिएगा ध्यान से, ए बी सी यह ट्रायंगल है, बी ए डी यह ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सर्वांगसम करना है। क्या इनमें ए बी
और ए बी उभयनिष्ठ है? बिल्कुल है सर। इस ट्रायंगल में भी ए बी, इस ट्रायंगल में भी ए बी। क्या इसमें एंगल ए बराबर एंगल बी है? बिल्कुल बराबर है। प्रश्न संख्या फर्स्ट के अनुसार। कैसे? बी ए डी में बी, ए बी सी में बी एंगल, ए और बी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ए और बी क्या हो जाएंगे दोस्त? बराबर हो जाएंगे। ए और बी बराबर हो जाएंगे। कारण लिखेंगे उनका। कारण क्या होगा कि ए और बी प्रश्न संख्या फर्स्ट के अनुसार क्या हो गए हैं? बराबर हो गए हैं। चलिए आइए देखिएगा अब क्या हुआ। हमारा एक साइड है, एक एंगल है। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, जरा गौर से देखिएगा इसमें, और क्या प्रोसेस हम अपना सकते हैं। इस एंगल को बनाने में ए बी लगा और इस एंगल को बनाने में ए डी लगा, तो क्या लिखेंगे इधर? क्या लिखेंगे? और इस एंगल को बनाने में ए बी लगा और इस एंगल को बनाने में ए सी लगा, बी सी लगा, तो क्या हम लिख सकते हैं? बी सी बराबर ए डी, और ये क्या लिख देंगे? दिया है। क्या है? दिया है। बी सी बराबर ए डी तो आपको प्रश्न में ही शुरुआत में ही दिया हुआ है। क्या किए हैं हम? यह एंगल को बनाने में ए डी और ए बी लगा है, और ये दोनों साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के ए बी कॉमन है, और तीसरे जो यह तीसरी भुजा है इसका बी सी, ये क्या है? बराबर है। हमने क्या किया? यस ए यस, इसलिए यस ए यस सर्वांग समता नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल बी ए डी, इसलिए सी पी सी टी के अनुसार। किसके अनुसार? सी पी सी टी के अनुसार क्या लिख सकते हैं? ए सी बराबर बी डी, और ये आपका हो गया अंतिम प्रश्न। क्या हो गया दोस्त? अंतिम प्रश्न। और इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पर समाप्त होता है। क्या होता है दोस्त? यहाँ पर 8.1 प्रश्नावली आपका समाप्त होता है। चलिए चला जाए, आगे बढ़ा जाए। अब जरा समझिएगा दोस्त, अब आपके चैप्टर में सिर्फ 2 प्रमेय पढ़ना है। 2 प्रमेय और लास्ट प्रश्नावली है जिसमें 7 क्वेश्चन हैं, उन्हें हमें करना है। तो आइए चलते हैं अपने उन 2 अंतिम इस चैप्टर के प्रमेयों को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक बार फिर से कह रहे हैं दोस्त, प्रमेय को इस प्रकार न लें, इस प्रकार न सिर्फ समझें कि उसे हमें सिद्ध करना है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, उसमें कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। सिर्फ ये सोचकर प्रमेय पर ध्यान न देना बहुत बड़ी आपकी भूल होगी। बल्कि प्रमेय को इस प्रकार से ध्यान आप देने का प्रयत्न करें, क्योंकि उस प्रमेय में आपको फैक्ट दिया होता है। किसी भी आकृति का एक गुण दिया होता है, एक प्रॉपर्टी दी होती है जिसे आप सिद्ध करते हैं। उस बातों को ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि उस बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तभी आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। वो एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है, एक फार्मूले की तरह उसको समझिए। बस इतना समझिए कि वो एक फार्मूला है। जिस प्रकार आप लाभ हानि इत्यादि चीज़ों का फार्मूला याद रखते होंगे या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट में फार्मूला याद रखते होंगे और उसके बिना आपके प्रश्न बन नहीं सकते हैं, उसी प्रकार ये प्रमेय होते हैं। सिर्फ इसको एक सिद्ध करने के नज़र से मत देखें, बल्कि उसके अंदर एक फैक्ट होता है, एक गुण होता है जो आपके आगे के प्रश्नों को करने में सहायता प्रदान करता है। तो चलिए आइए चलते हैं अपने प्रमेय की तरफ। आइए मिटाते हैं।
चलिए देखिएगा, आइए 8.6 के नाम से मध्य बिंदु प्रमेय है आपके चैप्टर चतुर्भुज में। 8.6 के नाम से एक बिंदु होगा दोस्त, जिसमें नाम दिया है मध्य बिंदु प्रमेय, जिसे कहा जाता है मध्य बिंदु प्रमेय या मिड पॉइंट थ्योरम या मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत फेमस है, इस पर आप एक हिसाब से ना 5 स्टार लगा लें। चलिए आइए देखिए जरा स्टेटमेंट क्या कहता है, गौर से देखिएगा। प्रमेय 8.9 है। प्रमेय क्या है? प्रमेय 8.9 है। चलिए देखिएगा जरा ध्यान से। बोल रहा है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। क्या होता है? तीसरी भुजा के समांतर होता है। आइए जरा समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्त, इसलिए हमने इसे 5 स्टार नाम दे दिया है। जरा गौर से समझिएगा। आपको इसको एक प्रश्न की तरह ट्रीट कीजिए और कुछ नहीं। प्रमेय इसको अलग इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इन चीज़ों को सिद्ध किया जाता है, इस वजह से इन्हें अलग कर दिया जाता है। जरा समझिएगा। बोल रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है। चलिए एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं इस प्रकार, ABC। बोल रहा है कि इन ट्रायंगल के किन्हीं दो मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, समझिएगा, उसने पहले ही कह दिया है कि ट्रायंगल लीजिए और उसके मध्य बिंदु को मिलाइए, ये पहले बोल दिया है। समझिएगा। अब इसका मान लेते हैं मध्य बिंदु D पॉइंट है और इसका मध्य बिंदु E पॉइंट है। अब इन दोनों को क्या कर दिए हैं? मिला दिए हैं। ये चीज़ आपको दिया हुआ है कि मध्य बिंदु को मिला रहे हैं। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो मध्य बिंदु को आप मिलाएं, जो रेखा बन रहा है DE, वह BC के समांतर होगा। ये आपको सिद्ध करना है। अब आइए जरा गौर से देखिएगा। दिया क्या हुआ है, हम सबसे पहले ये लिखेंगे। दिया क्या है? दिया है AB ट्रायंगल है, एक ABC। क्या है? एक ट्रायंगल है जिसमें D मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है किसका? AB का। उसी प्रकार E क्या है? मध्य बिंदु है किसका? AC का। सिद्ध क्या करना है दोस्त? जरा गौर से देखिएगा। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि DE पैरेलल होगा BC के। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जरा गौर से समझिएगा दोस्त। DE को पैरेलल BC के तो करना ही है, प्लस एक कॉन्सेप्ट और निकल कर आता है कि DE जो होता है ना, वह BC का हाफ होता है। क्या होता है दोस्त? BC का क्या होता है? हाफ होता है। यहाँ से दो कॉन्सेप्ट निकलते हैं। फिलहाल के लिए आपको यही सिद्ध करना है, पर यह भी हम देखेंगे कि D का लेंथ जो होगा वो BC के आधा होगा। कैसे होगा ये हम देखेंगे। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले। अब इसे करने के लिए ना दोस्त, आपको एक रचना करने की ज़रूरत ही पड़ेगी। बिना कंस्ट्रक्शन रचना का हो ही नहीं सकता। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर बुक में दिया हुआ है, ये सब चीज़ें पहले से लिखित हैं और रचना है, पहले से की हुई हैं सब रचनाएं। हमें मिलेगा तो हम कैसे समझेंगे कि इसमें रचना हुआ है या नहीं हुआ है, करें या कैसे करें? जब हमें यह प्रश्न आएगा तो हम कैसे समझेंगे? तो दोस्त, रचना वाले जितने भी प्रश्न होते हैं ना, अक्सर वो पहले से ही आपके समक्ष होते हुए जाते हैं। ये सब चीज़ें पहले से ही गणितज्ञ लोग कर कर रखे हुए हैं। बिना रचना का नहीं होगा, करना ही पड़ेगा, रचना कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए ज़्यादा लोड लेने की या ज़्यादा दबाव लेने की ज़रूरत नहीं है
कि हम कैसे समझेंगे कि इस क्वेश्चन में रचना की ज़रूरत है। इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। क्यों? क्योंकि जब आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे ना, ऐसे प्रश्न, तो आपको रचना करने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसने आप जब यह पढ़ रहे हैं, प्रमेय इसीलिए पढ़ रहे हैं आप प्रमेय इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि आपको जो गणितज्ञ लोग किए हैं, कंस्ट्रक्शन किए हैं, किस प्रकार के प्रश्नों में उन्हें रचना करने की आवश्यकता हो सकती है, तो उन्हें आप प्रमेय के रूप में देख रहे हैं, करना पड़ रहा है। आगे भी प्रश्न आएंगे जिन्हें आपको हो सकता है रचना उसमें थोड़ा बहुत करने को। जब आप इन प्रश्नों को, इन प्रमेयों को ध्यान से पढ़ते जाएंगे ना, तो जब आप प्रश्न आएगा सामने तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, इसमें रचना करने की आवश्यकता है। वो एकाएक ऊपर से नहीं टपकता है कि हाँ आ जाए, तुरंत कौंध जाए कि हाँ कंस्ट्रक्शन ही करना है अब तो। नहीं दोस्त, कंस्ट्रक्शन करना है। जब इन प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब जाकर क्लियर होगा। एकाएक क्लियर नहीं होगा, ये तय है। एकाएक क्लियर नहीं होगा। जब आप प्रश्नों को काफ़ी ज़्यादा अभ्यास कर लेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, इस प्रश्न में यह रचना करने की आवश्यकता है, हम कर सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं, ज़रा समझिएगा। रचना क्या कर रहे हैं? रचना में हम क्या कर रहे हैं कि जो डी है, ई है, इसे हम थोड़ा आगे तक बढ़ा रहे हैं, समझिएगा गौर से। और जो सी है, यहाँ पर एक रेखा यहाँ पर बनाते हैं और देखते हैं कि एक एफ पॉइंट पर कट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्त? एफ पॉइंट पर। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है? हमने कंस्ट्रक्शन में सी एफ रेखा का निर्माण किया है। किसका? सी एफ रेखा का निर्माण किया है। और इसका निर्माण हमने इस प्रकार किया है कि यह ए बी के क्या है? सी एफ क्या है? पैरेलल है। गौर से समझिएगा दोस्त। हमने क्या किया है? एक रचना किया है, सी एफ रेखाखंड खींचा हुआ है जो ए बी के क्या है? समांतर है। अब जरा समझिएगा, जब सी एफ ए बी के समांतर है तो बी डी के भी समांतर हो सकता है या सिर्फ ए डी के भी समांतर हो सकता है। कोई समस्या यहां पर नहीं। चलिए आगे बढ़िएगा। अब हम जरा ध्यान से देखिएगा, यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल को आपस में सर्वांगसम करने का प्रयत्न करेंगे। क्या करने का दोस्त? सर्वांगसम करने का प्रयत्न करेंगे। आइए जरा देखते हैं क्या सर्वांगसम हो पाता है। आइए जरा देखिएगा, ट्रायंगल ए ई डी सर्वांगसम कर रहे हैं ट्रायंगल सी ई एफ से। किससे? सी ई एफ से। क्या हम ए ई बराबर ई सी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, और बराबर होगा भी। क्यों? क्योंकि ई मध्य बिंदु है। ई क्या है? मध्य बिंदु है। ई क्या है दोस्त? मध्य बिंदु है। लिख सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं एंगल ए ई डी बराबर एंगल सी ई ए? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसको क्या लिखेंगे? ये दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पर देखिए। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। क्या है दोस्त? शीर्षाभिमुख कोण है। अब जरा समझिएगा, यह रेखा बराबर इस रेखा पर यह एंगल और यह एंगल बराबर। क्या यह एंगल और यह एंगल बराबर हो सकते हैं? जरा गौर से देखिए जरा। क्या एंगल ई ए डी बराबर होगा एंगल ई सी एफ के? बिल्कुल बराबर होगा। कैसे? अंतः एकांतर कोण। क्या हो रहा है? अंतः एकांतर कोण। जरा ध्यान से देखिएगा, अंतः एकांतर कोण। क्या यह अंतः एकांतर कोण है? कैसे ऐसा? जरा समझाइए। ए बी पैरेलल सी एफ के। कैसे है? कैसे है? ए बी है पैरेलल किसके है? सी एफ के। क्या है दोस्त? ए बी पैरेलल है सी एफ के। जरा गौर से देखिएगा, क्या हमने ए बी पैरेलल है सी एफ के रचना किया नहीं है? रचना से। क्या लिखेंगे? रचना से। क्या लिखेंगे दोस्त? रचना से। रचना हमने किया है तभी तो ये दोनों आपस में पैरेलल हुए, तो हमें अंतः एकांतर कोण का निर्माण हुआ दोस्त। बिल्कुल सर। इस प्रकार क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा हमारा ए ए डी सर्वांगसम, यानी यह दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। इससे फायदा क्या है सर हमारा? जरा समझाइएगा।
इससे हमारा फ़ायदा क्या होने वाला है सर? इससे फ़ायदा आपका ये होने वाला है दोस्त, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यह लेंथ इसके बराबर आ गया, बिल्कुल। सीपीसीटी के अनुसार क्या क्या लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा। सीपीसीटी के अनुसार क्या क्या लिख सकते हैं? क्या हम AD बराबर CF लिख सकते हैं? क्या हम AD बराबर CF लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल सर। AD और CF लिख सकते हैं, बिल्कुल बराबर लिख सकते हैं सर। क्या हम DE बराबर EF लिख सकते हैं? DE बराबर EF लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? DE बराबर EF लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। चलिए, हमको इन्हीं का काम है, हमको दोस्त इन्हीं का काम है। कैसे काम है जस्ट अभी समझेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। अब इसे मिटाने जा रहे हैं दोस्त। इसे क्या कर रहे हैं? मिटा रहे हैं। समझिएगा। AD बराबर CF, D बराबर EF निकल कर आया है सीपीसीटी के अनुसार, जब हम ये दो ट्रायंगल को आपस में सर्वांग सम किए। चलिए आइए चलते हैं। हमको दिखाना क्या है दोस्त? फाइनली हमको यह दिखाना है DE पैरेलल BC के, यही तो हमको फाइनली दिखाना है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब जरा ध्यान से समझिएगा। हमने रचना से क्या किया था? रचना से हमने क्या किया था? CF पैरेलल AB, और हमने ये भी बोला था कि जब CF पैरेलल AB है तो CF पैरेलल BD भी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई भी एक रेखा दूसरी सामने वाली रेखा से समांतर है तो सामने वाले का जो सामने वाली रेखा होगी उसका आधा निकल कर आए, या फिर उसका एक टुकड़ा भी निकल कर आए, या कोई आधा से एक चौथाई या एक तिहाई भी निकल कर आए, तो उस रेखा से समांतर ही होगी। क्या होगी? समांतर ही होगी। अब जरा गौर से देखिएगा दोस्त। CF BD के क्या हो गया? पैरेलल हो गया। ये पहला पॉइंट। अब गौर से देखिएगा, AD बराबर है किसके? AD बराबर है किसके? CF के। है क्या है AD बराबर CF के? कैसे बराबर है? सीपीसीटी के अनुसार। सीपीसीटी के अनुसार अभी तो हमने किया था दो सर्वांग सम और सीपीसीटी के अनुसार। क्या AD बराबर है BD के? बिल्कुल बराबर है BD के। क्यों? क्योंकि D मध्य बिंदु है। क्या है? D मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु D क्या है दोस्त? मध्य बिंदु किसका? AB का। D मध्य बिंदु क्या है? किसका? AB का। बात को समझिएगा जरा ध्यान से। AD होगा BD के बराबर, AD होगा BD के बराबर। क्यों? क्योंकि D मध्य बिंदु है, तो AD और BD का लेंथ क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या हम जरा ध्यान से समझिएगा, क्या हम AD BD के बराबर है और AD CF के बराबर है, तो क्या हम फाइनली BD बराबर CF लिख सकते हैं? क्या हम BD बराबर CF लिख सकते हैं? इसे हम क्या लिख देंगे? सेकेंड समीकरण, सेकेंड पॉइंट या सेकेंड समीकरण। BD बराबर CF लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। चलिए आइए देखिएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा। समीकरण करें, समीकरण तो नहीं कर सकते हैं, समीकरण तो बन नहीं रहा है। जरा ध्यान समझिएगा। बिंदु फर्स्ट एवं सेकंड के अनुसार, किसके अनुसार? जरा समझिएगा। सेकंड बिंदु, फर्स्ट बिंदु। जब किसी भी चतुर्भुज में, अब देखिएगा ये चतुर्भुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? BD CF एक चतुर्भुज दिख रहा है। जब किसी चतुर्भुज में एक युग्म रेखा पैरेलल हो और वही युग्म रेखा बराबर हो। क्या हो? बराबर हो, समांतर हो। जब किसी चतुर्भुज में एक युग्म रेखा समांतर हो या फिर बराबर हो तो वो चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है दोस्त? समांतर चतुर्भुज। तो बिंदु 1 एवं 2 के अनुसार क्या लिख सकते हैं? 2 के अनुसार क्या हम लिख सकते हैं कि BD FC एक क्या होगा? समांतर चतुर्भुज।
क्या हम ये बात लिख सकते हैं? क्या आप इस बात को पकड़ पा रहे हैं? क्या आप इस अंतिम लाइन को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? यह वही प्रमेय है दोस्त जहाँ पर आपने पढ़ा था। आप समझिएगा, जब उस प्रमेय को उस प्रमेय के फैक्ट को याद नहीं रखते हैं आप कि किसी भी चतुर्भुज में एक युग्म रेखा समांतर होंगी प्लस बराबर भी होंगी तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अगर आप ये फैक्ट को नहीं ध्यान में रखते हैं, सिर्फ सिद्ध करना है, प्रमेय में सिद्ध करना, यही फेटे रहते हैं, तो क्या आप यहाँ तक पहुँच पाते हैं? नहीं दोस्त। चलिए आइए चलते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा समझिएगा, BDCF क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया दोस्त? समांतर चतुर्भुज हो गया। इसे मिटाते हैं, मिटाए ना? चलिए, क्या हो गया? BD और CF एक क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। अब जरा गौर से देखिएगा दोस्त, अभी हमने सिद्ध किया, क्या किया कि BDCF क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज। जब समांतर चतुर्भुज हो गया दोस्त, तो क्या हम लिख सकते हैं DF पैरेलल है BC के? क्या हम लिख सकते हैं DF पैरेलल है BC के? अब बड़ा समझिएगा, जब आपने इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया, जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया, तो समांतर चतुर्भुज के सारे कंडीशन इस पर लगेंगे। तो जब सारे कंडीशन लगेंगे तो हम लिख ही सकते हैं DF बराबर पैरेलल BC। यहाँ से दो भाग में चलिएगा, और DF बराबर भी होगा BC के। बात को पकड़िएगा, समझिएगा। हमने सबसे पहले BD और CF को समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया, उसके बाद हमने इस पर समांतर चतुर्भुज के सभी कंडीशन अब अप्लाई हो सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया? DF पैरेलल BC, DF बराबर BC। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं और क्या होती हैं? समांतर भी होती हैं। बस वही हमने लिखा है दोस्त। चलिए, जब DF, चलिए आइए समझिएगा। अब जब इसमें जरा देखिएगा, जब DF पैरेलल है BC के, तो क्या DE पैरेलल BC के नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या आप लिख सकते हैं DE आल्सो मतलब ये भी होगा, ये भी हो सकता है। आल्सो मतलब ये भी हो सकता है। आल्सो DE पैरेलल BC के। क्या हमारा यह पॉइंट निकल कर आ गया? क्या हो गया? यह हमारा प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? कि जो हमने, क्या प्रूफ है दोस्त? जो हमने एक ट्रायंगल में D मध्य बिंदु लिया था और E मध्य बिंदु लिया था, उन दोनों को मिलाने के बाद जो एक रेखाखंड का निर्माण हुआ था, वो पैरेलल है तीसरी रेखा के। किसके? तीसरी रेखा के। त्रिभुज का पहला रेखा AB, जिस पर एक मध्य बिंदु है D, दूसरा रेखा है AC, जिस पर मध्य बिंदु है E। इन दोनों को मिलाने के बाद यह तीसरी रेखा BC के क्या हो गया? समांतर हो गया। क्या हो गया दोस्त? समांतर हो गया। और जब समांतर हो गया तो यही तो हमको प्रूफ करना है, समांतर। यही तो प्रूफ करना है, समांतर। चलिए, एक बात और हमें दिखाना है। क्या है? DE जो होगा BC का क्या होगा? आधा होगा। DF BC के बराबर लिख सकते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं क्यों लिख सकते हैं? क्या हम DF को, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यह इसके बराबर है। कैसे बराबर है? यह इसके बराबर है, ये पॉइंट इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। बाय द सिंप्लिसिटी हमने यहाँ पर लिखा है, इसीलिए हमने लिखा है ताकि आपको ध्यान में रख सके यह बात को। D किसके बराबर है? D किसके बराबर है? EF के। तो जब DE EF के बराबर है, जरा तो गौर से समझिएगा, DE किसके बराबर है? EF के। तो क्या हम DF बराबर 2DE लिख सकते हैं? ये बराबर होगा BC। क्यों? क्योंकि DE बराबर है EF के, और ये बराबर किससे निकला? CPCT के अनुसार, जब हम इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या किए थे? स्थिरांक सम किए थे। तो 2DE BC के क्या होगा? कैसे होगा? इस प्रकार। तो क्या हम फाइनली लिख सकते हैं DE इधर आएगा हाफ BC। क्या निकल कर आया? समझिएगा ज़्यादा ध्यान से। यह सिद्ध हुआ दोस्त, ये दो बिंदुएं क्या हुई? सिद्ध हुई। परंतु इस प्रमेय से हमने तो सिद्ध तो किया, लेकिन इससे हमको याद क्या रखना है? हमको याद यह रखना है दोस्त कि जब किसी भी त्रिभुज के
किन्हीं दो भुजाओं पर मध्य बिंदुओं को आपस में जब हम मिलाते हैं तो जो एक रेखाखंड का निर्माण होता है वह उस त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर होता है। यह फैक्ट और यहाँ पर सिद्ध हुआ है। प्लस समांतर तो होता है, प्लस जो रेखाखंड हम मिलाए हैं वो तीसरी भुजा का आधा होता है, यानी यह 6 होगा तो यह 3 होगा, या 12 होगा तो यह 6 होगा, या 18 होगा तो यह 9 होगा, या 13 होगा तो यह 6.5 होगा। और आधा कैसे होता है उसका प्रूफ यहाँ पर है। तो चलिए समाप्त करते हैं सेशन को यहाँ पर। अब एक प्रश्न और है, बस इसका वाइस वर्सा है, उल्टा है। चलिए आइए यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ पर एक और प्रमेय बचा हुआ है, उससे हम समझेंगे और उसके पश्चात हम आगे प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।